हेलो रिवन। लास्ट वीडियो आपने बायोलॉजी का देखा होगा जिसमें हमने कोशिका के बारे में बात किया था। कोशिका के दो पार्ट मैंने प्रोवाइड कराए थे, पार्ट वन पार्ट टू। और आज हम देखेंगे कोशिका के एक नेक्स्ट जो कि टॉपिक है कोशिका विभाजन, जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें अगर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। तो हमारा नोट्स का खास बात तो यही होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराना और ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कराना जो एग्ज़ाम में आपके काम है, ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते कोशिका विभाजन को। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को जो कि देखा था विर्चाऊ ने 1855 ईस्वी में। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, राइट। अब आता है कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। हार्वर्ड और प्लेक ने सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में बताया था। विभाजन की जो तैयारियां होती है इसे हम लोग इंटरफेज कहते हैं। कोशिका विभाजन, ठीक है, यानी देखिए कोशिका चक्र के दो पार्ट आपने देखा, एक तो कोशिका विभाजन की तैयारियां और दूसरा होता है कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे एक तरह से मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है इंटरफेज यहाँ पे है, और दूसरा होता है कोशिका विभाजन में एम फेज, यानी जिसको हम लोग पूरा इसका नाम होता है मेटोटिक फेज, ठीक है, मेटोटिक फेज होता है। अब मेटोटिक फेज के यहाँ पे चार पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये चार पार्ट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। टोटल कितने फेज हो गए? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कोशिकाओं में सामान्यतः विभाजन अवस्था एम फेज के आधार पर तीन प्रकार के विभाजन देखने को मिलता है। यानी जो एम फेज हमने देखा था, यहाँ पे देखिए एम फेज जो है यही इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एम फेज के आधार पर तीन प्रकार के विभाजन देखने को मिलता है। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से तीनों में से पूछे जाते हैं, ठीक है। एमिटोसिस होता है, माइटोसिस होता है और मेयोसिस होता है। ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि कोशिका चक्र की वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी कोशिका विभाजन के लिए जो तैयार होती है, स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसे हम लोग इंटरफेज कहते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था। जैसे कि कोशिका चक्र में कोशिका की मतलब विभाजन की जो तैयार होता है, विभाजन के लिए तैयार यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है इंटरफेज, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कोशिका चक्र की वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार रहती है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है विभाजन के लिए, उसे हम लोग उस फेज को, उस अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज को आगे किन तीन उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पे इसके तीन उप अवस्थाएं हैं जो कि आप नाम याद रख सकते हैं, G1, S और G2, ठीक है। G1, S और G2। हो सकता है कि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से G1, S और G2 जो है वो किसकी ये उप अवस्थाएं होती हैं? तो याद रखना इंटरफेज की, ठीक है, इंटरफेज की। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण या फिर द्विगुणन कह सकते हैं रेप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में होता है। ये जो आपका एस फेज है इसके अंतर्गत ही होता है डीएनए का संश्लेषण या फिर द्विगुणन, राइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह का रेगुलर वीडियो आप चाहते हैं, नोट्स वाली चीज़ें आपको मिले और ऑथेंटिक चीज़ें मिले, तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे कभी डिसअपॉइंट होने नहीं वाला है। जो भी चीज़ें ऑथेंटिक मिलेगी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तो आप निराश नहीं होंगे। एक बार आप कोशिश करके देखिए। सबसे पहले बात करते हैं असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस जो होता है। इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम किसने बताया था? तो रॉबर्ट रेमेक जो थे, इन्होंने बताया था। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। एक बार फिर से याद रखिएगा, जैसे कि यह जो विभाजन होता है वो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि जीवाणुओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, तो वो क्या आंसर बनेगा? असूत्री विभाजन, क्योंकि अविकसित कोशिकाओं के अंतर्गत ये विभाजन देखने को मिलता है, असूत्री विभाजन, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि ये सबसे पहले कोशिका विभाजन है, यानी ये सबसे सरल तरीके से कह सकते हैं कोशिका विभाजन, जिसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन साथ साथ होता है, राइट। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ भी आपको पता चल गया, जब आपने हमारी स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, वो
एक तरह के प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर चल गया कि असूत्री विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत होता है। जीवाणु, नीलरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोकैरियोटिक जीव है। अब नेक्स्ट पॉइंट, समसूत्री विभाजन, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, यह विभाजन प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, देखा था। वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था और 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। तो पूछा ऐसे जा सकता है कि समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा, या फिर समसूत्री विभाजन को माइटोसिस किसने नाम दिया। तो दोनों अलग अलग बात है, दोनों के बारे में ध्यान में रखिएगा। तो देखा सबसे पहले वाल्थेर फ्लेमिंग ने था, लेकिन माइटोसिस जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विभाजन काई कोशिकाओं में यानी सोमैटिक सेल में होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कोशिका या जो विभाजन है वो काई कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन यानी समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम यहाँ पे याद रखिएगा कि समीकरण विभाजन किस विभाजन को कहते हैं, तो समसूत्री विभाजन को ही कहा जाता है। इस विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। ठीक है, एक समान बनी रहती है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में, 5 चरणों में बांटा गया है। जैसे कि इंटरफेज होता है, दूसरा होता है प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज और पांचवा होता है टेलोफेज। अब इसको एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया था, याद रख सकते हो, IPM एट। ठीक है, IPM एट क्रम से याद रखिए। इसी तरह से आई का मतलब होगा इंटरफेस, पी का मतलब होगा प्रोफेज, एम का मतलब होगा मेटाफेज और एक यहाँ पे देख रहेंगे एनाफेज और टी मतलब टेलोफेज। ये 5 जो कि अवस्थाएं हैं और समसूत्री विभाजन के इन्हीं 5 चरणों में बांटा गया। अब एक एक करके हम देखते हैं किसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं जो पेपर में के लिए पूछा जाता है। समसूत्री विभाजन को मतलब समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, तो प्रोफेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ देखा था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था सबसे स्टार्टिंग में, देखिए कहाँ पे, कि कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण या फिर द्विगुणन होता है, तो वो आपका एस फेज होता है। और एस फेज किसका पार्ट है, तो इंटरफेज का। और इंटरफेज में क्या होता है कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी कोशिका विभाजन के लिए यहाँ पे तैयार था। फिर इसके बाद जो इसका 3 पार्ट था, यानी G1, फिर एस और फिर G2, यहाँ पर जब आया तो डीएनए, यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए का संश्लेषण या फिर द्विगुणन होने लगता है। और हम इसके आगे जब बढ़ते हैं, यानी इसका जब अगला जो फेज़ आता है जो कि प्रोफेज, उसमें हमने देखा यहाँ पर कि जो गुणसूत्र है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो ये एक तरह से सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। राइट, प्रोफेज क्लियर। क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाते हैं, यानी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है वो गायब हो जाते हैं प्रोफेज के अंतर्गत, वापस बन जाते हैं टेलोफेज में, यानी जब लास्ट जो फेज़ होता है वहाँ पर वापस ये बन भी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोफेज समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, प्रोफेज जो होता है वो समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है और सबसे कम जो होता है वो पश्चावस्था यानी एनाफेज जो चौथा फेज है वो सबसे कम होता है। ठीक है, किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं, तो मेटाफेज के अंतर्गत। ठीक है, मेटाफेज के अंतर्गत। और गुणसूत्री आकारिकी यानी जो मॉर्फोलॉजी है, यहाँ पे कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी का अध्ययन, यानी मेटाफेज जो है मॉर्फोलॉजी अध्ययन इसी अवस्था में होता है। मतलब गुणसूत्रों की आकृति का सबसे अच्छा अध्ययन जो होता है वो हम मेटाफेज में करते हैं या फिर मॉर्फोलॉजी में करते हैं। इस तरह से याद रखना। अगला सवाल कह रहा है कि गुणसूत्रों की भुजाएं एक दूसरे से अलग होकर ध्रुवों पर पहुंचने लगती है, वो एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज हमारा कौन सा अवस्था था, वो हमारा चौथा अवस्था था। कैसे हमने याद किया था, IPM एट। ठीक है, ये हमारा चौथा अवस्था था। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और चौथा एनाफेज और लास्ट में होता है टेलोफेज। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे से अलग होकर ध्रुवों पर जाकर के पहुंचने लगती हैं। एक गति होती है जिसे हम लोग एनाफेजिक गति कहते हैं, एनाफेजिक गति कहते हैं। किस अवस्था को रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि रिवर्स प्रोफेज टेलोफेज को कहते हैं। यानी अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो पुनः वापस आपका इधर आएगा,
तो इंटरफेस तो आपका ये हम स्टार्टिंग वाला देखते हैं तो एक तरह से घूम करके प्रोफेज के अंतर्गत आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, रिवर्स प्रोफेज किसे कहते हैं, टेलोफेज को कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस जो होता है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा तीसरा, ये हमारा फेज है। मायोसिस जो शब्द है दिया गया था वो फार्मर और मुरे ने दिया था, ये वीवीआई है, इम्पॉर्टेंट है, चाहे जो कह लो वो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द है वो फार्मर और मुरे ने दिया था 1905 में। सर्वप्रथम खोज बीजमैन ने, लेकिन सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है वो स्टार्सबर्गर ने किया था 1888 ईस्वी में किया था, 1888 ईस्वी में। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। काई कोशिकाओं में हमने देखा था वो ऊपर वाला, यानी हमने यहाँ पे देखा था कि जो समसूत्री विभाजन होता है ये काई कोशिकाओं में होता है, लेकिन ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन को कितने क्रमिक चरणों में पूरा किया जाता है, तो 2 चरणों में पूरा किया जाता है। ठीक है, 2 चरणों में पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इस विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि प्रोफेज फर्स्ट किसका भाग है, किसकी अवस्थाएं हैं, तो ये अर्धसूत्री विभाजन का भाग होता है, राइट। तो प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था होती है, जिसको कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है, तो ये 5 अवस्थाओं में, जिससे कि हमने देखा लेप्टोटीन, जाइगोटीन होता है, पैकिटीन होता है और डिप्लोटीन होता है और एक होता है डाइकाइनेसिस। तो हमें ये याद रखना है कि ये सब जो है वो किसके पार्ट हैं, वो किसकी अवस्थाएं हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट किसका पार्ट है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन का पार्ट है, राइट। तो ये सब आपको याद रखना है, ऐसे याद नहीं होगा, 1-2 बार आप देखेंगे तब जा करके आपके माइंड में ये बैठेगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस उप अवस्था में समजात गुणसूत्रों का युग्मन यानी साइनेप्सिस जो है होता है जाइगोटीन में। जाइगोटीन जो अवस्था है, उप अवस्था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, यहाँ पे हम कह सकते हैं किस प्रोटीन की सहायता से समजात गुणसूत्रों के युग्मन में सहायक होता है, तो एक नाम है कॉम्प्लेक्स का, जिसका नाम हम देखेंगे सिनेप्टोनिन मल। ठीक है, सिनेप्टोनिन मल जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी मदद से यहाँ पे कह सकते हैं गुणसूत्रों के युग्मन में सहायता। किस उप अवस्था में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, तो पैक्टिन। ठीक है, पैकिटीन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करें तो इस विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि जैव विकास में सहायक होता है अर्धसूत्री विभाजन, और आनुवांशिक विविधता और गुणसूत्रों की संख्या स्थिर जो रखना है वो भी अर्धसूत्री विभाजन का मेन कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ें हमने देखा यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है कोशिका विभाजन से रिलेटेड। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो पता ही है क्या करना है, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ जो है हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ